नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर देहरादून में महिलाओं में उत्साह देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने स्कूटी और बाइक रैली निकालकर जन समर्थन जताया। इस दौरान महिलाओं को बिल की विशेषताओं और उसके महत्व के बारे में जागरूक भी किया। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि संसद में बिल पर बहस और वोटिंग के बीच महिलाओं का ये समर्थन प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये बिल देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, इसलिए मिलकर इसका समर्थन करना चाहिए और विरोध से बचना चाहिए। देखिए, आज क्योंकि बिल की वोटिंग भी होनी है और आज बिल कल से संसद में पेश हुआ है, उस पर बहस चल रही है, तो ये जन समर्थन महिलाओं का हमारे माननीय मोदी जी के लिए हम लोग जुटा रहे थे कि हम उनका आभार भी व्यक्त कर रहे थे और हम सभी सांसदों से और सभी पार्टियों से कह रहे थे कि सभी को इस बिल को लाने में मदद करनी चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। और आज महिलाएं इसी को लेकर स्कूटर रैली कर रही थी कि हमारे सम्मान की बात है, हमको आरक्षण देने की बात है, तो हम अपने मोदी जी का समर्थन करते हैं, उनका धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करते हैं। देखिए, आज क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने आवास पर एक निजी कार्यक्रम का आयोजन कर पत्रकारों और आम लोगों को भोज के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम केवल खान पान तक सीमित नहीं, बल्कि पहाड़ और मैदान की संस्कृति, कृषि और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। उन्होंने लोगों को प्रेरित करते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाकर न केवल आत्मनिर्भर बन जा सकते हैं, बल्कि आर्थिक स्थिति भी मजबूत की जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहाड़ और मैदान दोनों का स्वाद और संस्कृति एक साथ जोड़ने की कोशिश इस आयोजन के माध्यम से की गई है। ये बचपन से मेरा शौक है। बचपन में मैं गांव घर के अड़ोस पड़ोस की ककड़ियां चोर चोर करके अपने या फल इत्यादि चोर करके अपने साथियों को खिलाता था। अब जो है ये सौगातें मांग करके खिलाता हूँ। जो है मौसमी सौगातें हैं, तो एक जो ककड़ी है, खीरा है, हमारा तरबूज है, खरबूज है, ये भी मौसमी हमारी सौगातें हैं। और हमारे ये मोहन राव के चारों तरफ के एरिया में ये बहुत बहुत पैदा होती है। सब वो एरिया जो है भगवानपुर का, इधर हमारे सहारनपुर का, सब छुटमलपुर के चारों तरफ का एरिया, इस एरिया में बहुत पैदा होती है। तो उनका कहना है कि मैंने बहुत प्रेरित किया नदियों में, इनको राइट दिए कश्यप लोगों को कि वो वहाँ पर फल ये सब्जियां आदि पैदा कर सकते, लीगल राइट दिया। तो वो कहते थे मुझसे, साहब हमारे खरबूज और तरबूज की बात भी करिए, हमारी ककड़ी की बात करिए। तो मैंने ये सोचा कि इस बार मैं आप सबका स्वागत जो है खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि के साथ करूं, लेकिन उसमें मैंने कहा कुछ पहाड़ का, कुछ मैदान का जायका भी होना चाहिए। आपको जो है नींबू का, बढ़िया नींबू और बुरास का जूस भी पिलाएंगे और साथ साथ आपको जो है हम जो हरिद्वार का मीठा मीठा प्यारा गुड़ भी जो है आपका मुंह मीठा करे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से अपने आवास पर आयोजित भोज कार्यक्रम को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने चुटकी दी। उन्होंने कहा कि वो सभी महिलाओं की ओर से हरीश रावत का आभार व्यक्त करती हैं कि वो महिलाओं को मिलने वाला 33% आरक्षण की खुशी में भोज का आयोजन कर रहे हैं। रुचि भट्ट ने कहा कि एक वरिष्ठ नेता होने के नाते उनका इस तरह महिलाओं की खुशी में शामिल होना स्वागत योग्य है और ये दर्शाता है कि महिला आरक्षण को लेकर व्यापक स्तर पर सकारात्मक माहौल है। देखिए, अब वो खुश तो होंगे जो आज भोज करा रहे हैं। आज के मुझे लगता है मैं माननीय हरीश रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ सभी महिलाओं की ओर से कि आज वो जश्न मना रहे हैं कि कैसे 33% आरक्षण बहनों को मिल रहा है। तो बड़े होने के नाते वो सबको भोज करा रहे हैं, हमारी खुशी में शामिल हो रहे हैं। मैं तो सबकी तरफ से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने महिला आरक्षण को लेकर कहा कि ये कानून जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से महिला आरक्षण के लिए संघर्ष करती रही है और सोनिया गांधी सहित पार्टी नेतृत्व ने इसे लेकर निरंतर प्रयास किए हैं। उन्होंने परिसीमन को लेकर उठ रही शंकाओं पर कहा कि सरकार को सभी राज्यों, खासकर दक्षिण और छोटे राज्यों से संवाद करना चाहिए और सर्वदलीय बैठक बुलाकर समाधान निकालना चाहिए ताकि महिला आरक्षण सर्वसम्मति से लागू हो सके।
स्वागत है। मैं तो कह रहा हूँ भगवान जल्दी करो, लागू करो उसको फौरन। हम तो चाहते थे जब पार्लियामेंट ने पास किया था तभी लागू हो जाता, हम तो उससे पहले चाहते थे। सोनिया गांधी जी तो उसके लिए निरंतर कांग्रेस उसके लिए संघर्ष करती रही, सोनिया जी संघर्ष करती रही। राजीव जी की स्मृति हमको उसके साथ दिखाई देती है, क्योंकि पंचायतों में उन्हीं ने सबसे पहले महिलाओं को, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया था, तो उनकी छवि दिखाई देती है। तो हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण 30% विधानसभा लोकसभा में अविलंब लागू करें, अविलंब। यही हमारा 2 हाथ उठा करके समर्थन है। हाँ, उसके साथ जो होशियारी से आपने परिसीमन का पैच फंसाया है महाराज, वो पैच है उसको जरा ठीक तरीके से देखो, उसको अलग करो। हाँ, और उसमें दक्षिण के राज्यों से भी जरा बात करो और छोटे राज्यों से भी बात करो, यहाँ तक कि उत्तराखंड से भी बात करो। सबकी शंकाओं का समाधान होना चाहिए। शंकाएं हैं परिसीमन कई तरीके की है, कई तरीके की पेचीदगियां है, तो उस पर सरकार बात करे, एक सर्वपक्षीय मीटिंग बुलाए और उस मीटिंग में जिस बिंदु पर रिजोल्यूशन न हो तो उस पर एक छोटी कमेटी बनाकर उसे रिजॉल्व करवा दिया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण सर्वसम्मति से सारी राष्ट्रीय भावना के साथ लागू होना चाहिए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने पार्टी के अंदर कथित मतभेदों और दावेदारी को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये किसी व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं बल्कि राजनीति को सेवा के भाव से करने का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों और मुख्यमंत्री की कार्यशैली से स्पष्ट है कि राजनीति कोई व्यवसाय नहीं बल्कि जनसेवा का माध्यम है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और जो भी इसमें लिप्त पाए गए हैं उन्हें कानून के दायरे में लाया गया है। मोदी जी के कथनों की ओर ध्यान दें और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली की ओर ध्यान दें तो माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राज्यों को और देश को ऐसे सेवकों की, ऐसे प्रतिनिधियों की आवश्यकता है जो राजनीति को अपना व्यवसाय ना बनाए। राजनीति व्यवसाय नहीं है, राजनीति सेवा भाव से करने वाला एक पुण्य कर्म है। जब देश के मुख्य सेवक ये कहते हैं और हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री आज भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी कार्रवाइयां कर रहे हैं, 250 से ज्यादा लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, उन सब लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया, तो आज भारतीय राजनीति का परिदृश्य बदल रहा है, प्रदेश की राजनीति का परिदृश्य बदल रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मेयर सौरभ थपलियाल ने शहर में जलभराव की समस्या से निपटने को लेकर तैयारियां की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार पहले से ही विशेष योजना के तहत काम किया जा रहा है। जेसीबी मशीनों के जरिए नालों से कचरा हटाने का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें नदी और नालों का तल गहरा किया जा सके और बारिश के दौरान पानी की निकासी सुचारू बन सके। उन्होंने कहा कि नालों का दोबारा नवीनीकरण और सफाई कार्य भी लगातार किया जा रहा है। देखिए, इस बार हमने नदी नालों में फिर जेसीबी मशीन के माध्यम से कचरा हटाने का काम कर रहे हैं और जिससे कि नदी का तल गहरा हो जाए और पानी जो है वो निकल जाए, घरों में ना घुस पाए। तो थराली में अभिभावक संघ ने उपजिलाधिकारी पंकज भट्ट को एक ज्ञापन सौंपकर स्कूल में पठन पाठन प्रभावित होने का मुद्दा उठाया। संघ का कहना है कि राज्य के आदर्श इंटर कॉलेज के 5 शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाए जाने से छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। अभिभावकों के मुताबिक जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है वे गणित, अंग्रेजी, जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे अहम विषयों के शिक्षक हैं। ऐसे में इन विषयों की नियमित कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही, जिससे विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ रहा है। संघ ने उपजिलाधिकारी से मांग की है कि इन शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी से मुक्त कर अन्य विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। लोकसभा चुनाव के लिए जो जनगणना शुरू होनी है और जनगणना का कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसमें कि शिक्षकों को ज़्यादा इन्वॉल्व किया गया जनगणना के लिए और
इस एक ही विद्यालय से लगभग 5 से 6 शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना में लगी है, जिससे कि कहीं ना कहीं शिक्षा बाधित होंगी, पठन पाठन का कार्य बाधित होगा। तो इस संबंध में हम एसडीएम सर से मिलने आए और मैंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी पत्र दिया है। और इसमें ड्यूटी या तो स्कूल से सभी विभागों को इन्वॉल्व किया जाए शिक्षा विभाग के साथ साथ, ताकि आपसी समन्वय बना रहे और कोई भी विभाग प्रभावित ना हो। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने एसडीएम सर को पत्र दिया है और इन सर के माध्यम से आया कि बीओ सर इसमें ड्यूटी जैसा भी अरेंज करना पड़े, या तो शिक्षण कार्य भी में भी व्यवधान ना आए और जनगणना में भी कोई व्यवधान ना आए, दोनों चीज़ को लेकर के आगे बढ़ें। जो अध्यापक हैं उनकी ड्यूटी जनगणना में लगा दी गई है, जिससे स्कूल में जो पठन पाठन का कार्य है वो पूरी तरीके से बाधित होने की संभावना है, क्योंकि ये जो पूरा कार्यक्रम है लगभग 1 महीने तक का चलेगा। तो जो अभिभावक हैं उनमें खासा आक्रोश है इस बात को लेकर कि उनके जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। तो उसी संदर्भ में आज हम पहले प्रिंसिपल से मिले, उसके बाद हम आज जिला अधिकारी महोदय जी से मिले और हमने मांग रखी है कि शिक्षा प्रभावित ना हो, उसके लिए आप चाहें तो 2 बजे के बाद जिन टीचरों की ड्यूटी आपने लगाई है उनकी ड्यूटी जनगणना में लगवा लें, या जैसे भी हो व्यवस्थाएं बनाएं, लेकिन जो पढ़ाई है उसमें व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। चाहते हैं कि जो मेन सब्जेक्ट के टीचर हैं, जैसे मैथ है, साइंस है, एसएसटी है और अंग्रेजी है, तो हम चाहते हैं कि हाई स्कूल इंटर के टीचर हैं तो इनका जगह में अगर अन्य विभाग से भी हैं तो आप उन विभागों की लगा सकते हैं ड्यूटी जनगणना में। हम चाहते हैं कि सभी पेरेंट्स का यही निवेदन है कि हाई स्कूल इंटर के बच्चों की पढ़ाई में बाध्यता ना आए और बच्चों की शिक्षा नीति सुचारू रूप से चलें। और इसी के विज्ञापन लेके हम डीएम सर के पास आए हैं और उन्होंने आश्वासन भी दे रखा है कि हम बीओ कार्यालय से इस चीज़ के लिए हम निर्देश करेंगे। जो चार्ज अधिकारी है वो अधिशासी अधिकारी हैं और उनके द्वारा जो है नगर पंचायत क्षेत्र के जो 2 स्कूल हैं वहाँ से लगभग, चूँकि छोटा क्षेत्र है तो 10 टीचरों की जो है परिणत के रूप में ड्यूटी लगाई जाती थी, जिसमें से जो एक स्कूल से उनका कहना है कि 5 टीचर की ड्यूटी लगा दी गई है और जिसमें से जो है 4 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के हैं। तो मेरे द्वारा ये अवगत कराया गया कि ये आंतरिक व्यवस्था के आधार पर ये चीज़ें होनी चाहिए थी। पहले प्रिंसिपल से एक बार संपर्क करके जो है ड्यूटी लगवाई जानी चाहिए थी। फिर भी मैंने बोला है कि पठन पाठन प्रभावित ना हो, इसलिए जो है खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जो है कुछ अतिरिक्त व्यवस्था के माध्यम से जो बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है वो भी प्रभावित ना हो और जो जनगणना जैसा हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो भी प्रभावित ना हो, इसलिए जो है ये आदेश जो है हमने डीओ को किया है। मसूरी को और ज़्यादा सुंदर, व्यवस्थित और पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए उद्देश्य से प्रशासन ने एक नई पहल की शुरुआत की है। इसी क्रम में एसडीएम राहुल आनंद की अध्यक्षता में एसडीएम कार्यालय में शहर के तमाम अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्कूल से सड़क तक हरियाली का खाका तैयार किया गया। बैठक में एसडीएम ने स्कूल प्रबंधन से अपील की है कि जिस तरह वे अपने स्कूल परिसर को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा रखते हैं, उसी तर्ज पर स्कूल के बाहर की सड़कों, दीवारों और आसपास के क्षेत्रों को भी आकर्षक बनाया जाए। एसडीएम ने कहा कि आगामी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से इस अभियान को शुरू करने की योजना है। हम चाहते हैं कि जैसे मसूरी के बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हमारे यहाँ के सारे रेप्यूटेड स्कूल्स हैं, तो हम चाहते हैं कि स्कूल्स थोड़ी अभी वो अपने कैंपसेस को बहुत अच्छे से मेंटेन करें। हम चाहते हैं कि वो थोड़ा आगे बढ़ें, एक स्टेप बढ़ाएं और जो स्कूल के आसपास की पब्लिक एरियाज है, जो रोड किनारे की है, उस एरियाज को ब्यूटीफाई करें, अपने बाउंड्रीज को ब्यूटीफाई करें प्लांटेशन से, म्यूरल से, आर्टिफैक्ट से, जिससे कि मतलब स्कूल्स को भी फायदा हो, उनके लिए भी एक बढ़िया लोगों के सामने की छवि जाएगी और पूरी मसूरी की एक बहुत अच्छी छवि जाएगी। ये सजेशन हमारे मसूरी के लोगों द्वारा ही दिया गया है, तो हम बस उसी में चाहते हैं कि स्कूल से भी हमने ओपिनियंस सीख किया और मोस्ट प्रोबेबली अगर ये सब कुछ सही रहता है तो 5 जून जो हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, उस दिन हम चाहेंगे कि इस प्लान का किक ऑफ करें ताकि पूरी मसूरी का एक सौंदर्यीकरण भी हो सके। मसूरी पर्वतों की रानी है, उत्तराखंड की शान है और हम सबकी जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है। इसी के तहत जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब से एक दिन बात हो रही थी कि मसूरी में हम कैसे छोटे छोटे इंटरवेंशंस करके मसूरी को खूबसूरत बना सकें। तो एक दिमाग में बात आई जब बात करते करते कि जितने हमारे अच्छे पुराने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं जिनकी मसूरी में 150-200 साल पुरानी लेगेसी है और देश विख्यात के बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़ के निकले हैं और ये कैंपसेस बहुत अच्छे और बहुत बड़े बड़े कैंपसेस हैं, क्यों ना इनको इन्वॉल्व करके मसूरी की पूरी जो एक टोपोग्राफी है इसको खूबसूरत बनाया जाए। देहरादून के कई पहाड़ी इलाकों में रोडवेज की सेवा नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। विकासनगर में बस सेवाओं की मांग को लेकर विधायक कैंप कार्यालय के पास लोगों ने सांकेतिक धरना दिया। स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। संचालन शुरू करो,
होश में आओ, होश में आओ। देहरादून के विकासनगर में रोडवेज और इलेक्ट्रिक बस सेवाओं की मांग को लेकर जन सुविधा संघर्ष समिति ने आवाज बुलंद कर दी है। क्षेत्रीय विधायक के कैंप कार्यालय के सामने समिति के सदस्यों ने सांकेतिक धरना देकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। आज हमने यहाँ पर जो है धरना दिया है सांकेतिक, क्योंकि हमारी जो समस्या है क्षेत्र की एक समस्या है। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ जो है यहाँ से कालपी तक चलती, इनका ट्रायल भी हो चुका था, वो किन्हीं कारणों से जो है उन गाड़ियों को रुकवाया गया। उसी को लेकर हम जो है यहाँ पर धरने पर बैठे। समिति के संयोजक अरविंद शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस धरने में स्थानीय लोगों ने देहरादून कालसी रूट पर इलेक्ट्रिक बस और रोडवेज बसों का संचालन शुरू करने की मांग उठाई। वक्ताओं ने कहा कि इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल सफल हो चुका है, इसके बावजूद सेवाएं शुरू न होने के कारण लोग परेशान हैं। तो हमें तो ना तो कोई विधायक निधि चाहिए ना कुछ चाहिए, हमें जनता के जो हमारे बच्चे यहाँ तक देहरादून तक जाते हैं और हमारे बहुत लोग उनका आना जाना देहरादून तक रहता है। एक बहुत अच्छी गाड़ी जो है लांगे तक चल रही थी, उसको हमने काल्फी कराने के लिए प्रयास के लिए जो यहाँ पर धरने में बैठे हैं और इसी के उसमें आज हमने यहाँ पर धरना दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोजाना हजारों छात्र छात्राएं और नौकरी पेशा लोग देहरादून आते जाते हैं, लेकिन पर्याप्त बस सेवाएं न होने के कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धरने को समर्थन देते हुए कांग्रेस प्रदेश सचिव विकास शर्मा ने कहा कि राज्य में नई रोडवेज बसें खरीदी गई हैं, लेकिन हरबटपुर बस अड्डे से अभी तक संचालन शुरू नहीं होना चिंताजनक है। उन्होंने हरबटपुर से चंडीगढ़, हिमाचल, हरियाणा और सहारनपुर के लिए जल्द बस सेवाएं शुरू करने की मांग की है। एक हमारे क्षेत्र में करोड़ों की लागत से एक बस स्टैंड बनाया गया उत्तराखंड परिवहन निगम का। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि 220 बसें इस प्रदेश ने नहीं खरीदी, लेकिन एक भी बस का रोडवेज की बस का संचालन कालसी से देहरादून और देहरादून से कालसी नहीं किया जा रहा है। इसके लिए क्षेत्रीय विधायक जिम्मेदार हैं। जहां जहां क्षेत्रीय विधायक सतर्क थे उन लोगों को बसें रोडवेज ने उपलब्ध कराई हैं, लेकिन हमारे विकासनगर विधानसभा में एक भी नई बस का संचालन कालसी से देहरादून के लिए नहीं हो रहा है, जबकि पुरानी बसें जो थी रोडवेज की वो भी बंद कर दी गई है। उसमें एक बस दिल्ली चलती थी, एक वाया करनाल दिल्ली चलती थी जब माननीय नव प्रभात जी परिवहन मंत्री थे, और अब इलेक्ट्रॉनिक बसों का जो ट्रायल हुआ था उसको भी किन लोगों ने बंद कराया है, उसी को लेकर आज ये धरना दिया जा रहा है। और हम क्षेत्र विधायक से मांग करते हैं कि आप इन जो ज्वलंत समस्याएं हैं इनके लिए आप क्या कर रहे हैं। आज जगह जगह पूरा शहर हमारा खुदा पड़ा है। देखिए जहां हम धरने में बैठे हैं, ये भी जब पता लगा कि धरना दिया जा रहा है पूरी सड़क को खोद डाली उनके आवास के सामने से। और इससे ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि प्रदेश में 220 नई बसें आई, लेकिन एक भी बस का संचालन कालसी से देहरादून नहीं किया जा रहा है। हमारी मांग है कि यहाँ के लोगों को सुविधाएं दी जाएं, यहाँ के छात्रों को सुविधाएं दी जाएं और बसों का संचालन शीघ्र किया जाए। मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या कदम? देखिए आज सांकेतिक धरना दिया है, आगे और प्रदर्शन किए जाएंगे, तहसील में प्रदर्शन किया जाएगा, धीरे धीरे इस कड़ी को आगे बढ़ाया जाएगा। धरना प्रदर्शन के दौरान उपस्थित लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरने में कई स्थानीय लोग और समिति सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने एक स्वर में जन सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग उठाई। ब्यूरो रिपोर्ट हॉर्नबिल टीवी। और इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। क्षेत्र विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्षेत्र विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हल्द्वानी शहर में स्थित एक निजी अस्पताल में आंख का ऑपरेशन कराने आए रामनगर निवासी एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। वहीं परिजन रामनगर से हल्द्वानी कोतवाली पहुंच गए, जहां सीओ हल्द्वानी अमित सैनी ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि वो पूरे मामले की जाँच गंभीरता और पारदर्शिता के साथ की जाएगी। मैं ये चाहूंगी जिन डॉक्टरों की वजह से उनकी मृत्यु हुई है, डॉक्टरों की लापरवाही थी, मैं चाहती हूँ डॉक्टरों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमें काफी देर हो गई यहाँ पे आए हुए, हमें यही कहे जा रहे हैं कि डॉक्टर साहब 1 घंटे में आ रहे हैं, 1 घंटे में आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। जी न्याय चाहते हैं, न्याय की हम वाला है। यहाँ पर एप्लीकेशन दी, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ भी हमने एप्लीकेशन दी है, तो अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। डॉक्टर को बुलाया गया है तो डॉक्टर अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं। ये लड़के की डेड बॉडी हो गई अस्पताल के डॉक्टरों की वजह से।
और हम ये सोच रहे हैं कि जल्दी न्याय मिले, क्योंकि उसका संस्कार भी करना है, टाइम नहीं है। एक गरीब परिवार का व्यक्ति जिसके 8 बच्चे हैं, वो डॉक्टर की गलती के कारण उसकी मृत्यु हो गई और उसका ऑपरेशन अगर किया गया तो उसकी हार्ट बीट, उसके सारे चेकअप होते हैं। कैसे मौत हुई ये एक जांच का विषय है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, इससे पहले भी चाहे जो चंदन हॉस्पिटल है, चाहे यहाँ के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ये सरकार की कमी है। सरकार सरकारी हॉस्पिटलों को अच्छा बनाने की बजाय, उनकी सुविधाएं देने के बजाय सरकारी हॉस्पिटल के बगल में प्राइवेट हॉस्पिटल इसलिए खोल ली ताकि आयुष्मान कार्ड का जो पैसा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल उससे गवर्नमेंट से लेन देन करें और फिर नेताओं की जेब भर चुके। एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें सुमानु हॉस्पिटल में एक पेशेंट का इलाज चल रहा था और उसकी स्थिति गंभीर होने की वजह से उसको कृष्णा हॉस्पिटल में फिर एडमिट कराया गया था, जहां उसकी मृत्यु होना प्रकाश में आया है। क्योंकि परिजनों ने इसमें एक तहरीर दी है, हमने तहरीर की रिसीविंग दे दी है और उसमें जो कि इसमें प्रोसीजर होता है, सीएमओ साहब इसमें एक बार जांच करते हैं कि उसमें डॉक्टर्स की क्या लापरवाही है और उसके लिए एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जा रहा है। जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी फिर उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दिनेशपुर के मुख्य चौराहे पर बीजेपी प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा और दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने न केवल नारेबाजी की बल्कि गणेश कोदियाल का पुतला भी दहन किया। वहीं प्रदेश गुंजन सुखीजा ने कहा कि बंगाली समाज इस देश का अभिन्न अंग है। गणेश कोदियाल की सोशल मीडिया आईडी से जिस तरह समाज को बांग्लादेशी और मुसलमान कहकर अपमानित किया गया है वो बर्दाश्त से बाहर है। उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। गणेश गोदियाल जिनके द्वारा हमारे बंगाली समाज के लिए बहुत अमर्यादित टिप्पणी की गई है। हमारा दिनेशपुर का शक्ति फार्म का बंगाली समाज जिसका इस तराई को बसाने में विशेष योगदान रहा, हम सब पुलिन बाबू को पूजने वाले मानने वाले लोग हैं। किस प्रकार उन्होंने इस तराई को बसाने में अपना कितना बड़ा योगदान दिया, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हमारे बंगाली समाज, वो समाज जो सनातन संस्कृति को मानने वाला समाज है, वो समाज जिसका तराई को बसाने में सबसे बड़ा योगदान रहा, उसकी तुलना बांग्लादेशी मुसलमानों से की है। जो गणेश गोदियाल जी ने ये परिभाषा का परिचय दिया है बहुत गलत है। बंगाली समाज का बड़ा देश को आज़ाद कराने में बड़ा योगदान है। कम से कम उनको ये सोचना चाहिए कि बंगाली समाज को हमेशा वोटों के लिए यूज करते हैं। ये भाषा बोल के उन्होंने बहुत ज़्यादा घटना गलत ये प्रयोग भाषा किया है। और जो गोदियाल जी कहते हैं मेरी आईडी नहीं है, तो इतने साल से आईडी चल रही, वो बंद करवा देते। लोगों की तो आज आईडी बंद होती, हैक होती, दूसरे दिन बंद करवा देते हैं। उनको इतना ख्याल नहीं था गोदियाल जी को। गोदियाल जी ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में मुख्यालय राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नई दिल्ली की ओर से देश के विभिन्न रोपवे में संयुक्त मॉक अभ्यास किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड के नैनीताल रोपवे में 15वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के निर्देशन में संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अभ्यास के दौरान रोपवे की केबल कार को लगभग 2 घंटे तक हवा में लटकाए रखा गया। इसके बाद फंसे हुए यात्रियों को रस्सियों के सहारे सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर जमीन पर उतारा गया। मॉक ड्रिल के दौरान पूरे 2 घंटे तक रोपवे को आम पर्यटकों के लिए बंद रखा गया। बता दें कि नैनीताल में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हर वर्ष रोपवे की सुरक्षा जांच के लिए ऐसे मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य में किसी भी तकनीकी खराबी या आपात स्थिति में पर्यटकों को त्वरित और सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना सुनिश्चित करना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।